तो पिछले क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स किस सिचुएशन में वैलिड होगा ये देखे थे, और उसमें एक स्लिट से एक मिनिमम डिस्टेंस निकाला गया था कि इतने डिस्टेंस तक रहेगा स्क्रीन, तभी जाके जो स्लिट का विड्थ है, जैसे मान लो ये स्लिट दिया गया है, ये ओपनिंग है, तो इससे कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगा, जेड मान लेते हैं, जेड एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगा और उस जेड की वैल्यू आई थी a² करके, और इस जेड को हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्टेंस। इस जेड को बोला जाता है फ्रेस्नेल डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस मतलब यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ तक उतनी बेंडिंग नहीं हो पाएगी, उतना एप्रेसिबल अमाउंट ऑफ बेंडिंग नहीं हो पाएगा। तो जितने चौड़ाई का यहाँ पे स्लिट है और लाइट इससे पास कर रही है, उतना ही इलाका इसमें ब्राइट होगा, और जब इसको इससे दूर ले जाएंगे तो इससे क्या होगा, ज्यादा इलाका ब्राइट होगा। इसे जब दूर ले जाएंगे तो ज्यादा इलाका ब्राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक जो है रे ऑप्टिक्स के द्वारा बनाया गया जो इमेज होगा, या रे ऑप्टिक्स के हिसाब से जो हम सोचेंगे वो बात सही हो जाएगी। तो यही वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स होती है। ये कल हम बताए थे इस चीज को, ये समझ में आ गया था ना कि इसको और डिटेल बताना पड़ेगा? यस सर, आ गया था। ओके, आज हम वेव ऑप्टिक्स का आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स का आखिरी टॉपिक। दरअसल ये वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है भी नहीं, ये तो इसमें हम पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन अब तुम लोग बोल रहे हो तो करा दे रहे हैं। ये है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट ये कम्प्लीटली ये जो टॉपिक है ये वेव थ्योरी का टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे जनरल वेव की बातें होंगी। ये किसी एक पर्टिकुलर लाइट वेव के लिए नहीं है कि लाइट वेव भी ये करता होगा। ये साउंड वेव, लाइट वेव, स्ट्रिंग वेव सबके लिए होता है ये। तो इसमें हम बात करेंगे आज डॉपलर इफेक्ट की। डॉपलर इफेक्ट की बात करेंगे। ये डॉपलर इफेक्ट किसमें? फॉर लाइट वेव। लाइट वेव तो इसको अच्छे से समझने के लिए तुम्हें साउंड के केस में डॉपलर इफेक्ट जो बताया गया था थोड़ा उसको रिकॉल करना पड़ेगा। तो ये डॉपलर इफेक्ट होता क्या था, ये किस तरह का फिनोमेनन था, किस तरह का इफेक्ट था, ये इसमें क्या होता था, जरा ये मुझे बताया जाए। एनीवन, किसी को अगर याद हो तो, ये डॉपलर इफेक्ट होता क्या था? है किसी को याद? जो चेंज फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है रिलेटिव मोशन में, रिलेटिव मोशन ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच। अच्छा, ओके, ठीक है। चलो देखो इसको होता क्या, कि मान लो इसको हम समझाते हैं किसी और एग्जाम्पल से। सपोज करो एक आदमी यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ है, दो लोग हैं, और एक क्या कर रहा है, एक के हाथ में बॉल है और वो बॉल जो है फेंक रहा है दूसरे की तरफ। वो बॉल फेंक रहा है दूसरे की तरफ। अब मान लो इसके पास बहुत सारा बॉल है, इसके पास जो है बॉल की कमी नहीं है, बहुत है, मतलब जितना चाहो उतना बॉल अवेलेबल है। और ये क्या करता है कि हर 2 सेकंड में एक बॉल फेंक देता है इसकी तरफ।
ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। हर 2 सेकंड में एक बॉल इसकी तरफ फेंक देता है और ये उस बॉल को कैच कर लेता है। तो ये मुझे बताओ कि यहां जो हर 2 सेकंड में एक बॉल फेंक दिया, तो बॉल फेंकने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्रोइंग ऑफ बॉल? ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, इतना तो बोल सकते हो। मैं बोल रहा हूं कि हर 2 सेकंड में ये एक बॉल फेंक दे रहा है, तो बॉल फेंकने की क्या फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? अरे इतना सिंपल क्वेश्चन, पूरी 11th-12th पढ़ गए, इतना सिंपल क्वेश्चन का जवाब नहीं। ये तो सब लोग जवाब दे देंगे। 0.5। हाँ तो यहाँ बताओ ना, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 सेकंड में एक बॉल फेंक दे रहा है, तो बॉल के फेंकने की फ्रीक्वेंसी 2 सेकंड क्या है? एक बॉल का फेंके जाने, मतलब एक बॉल और दूसरा बॉल फेंके जाने का बीच का टाइम इंटरवल है। मतलब जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस को करने में 2 सेकंड लग जा रहा है, मतलब ये इसकी टाइम पीरियड 2 सेकंड है। 2 सेकंड में एक बार बॉल फेंक दिया गया, फिर अगले 2 सेकंड में एक बॉल फेंका, फिर अगले 2 सेकंड में एक बॉल फेंका, तो ये बॉल फेंकने की टाइम पीरियड है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यही प्रोसेस 1 सेकंड में कितनी बार किया जा रहा है, यही प्रोसेस 1 सेकंड में कितनी बार किया जा रहा है, या कह लो ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम कहते कि 1 सेकंड में ये 2 बार बॉल फेंक देता तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती, 1 सेकंड में 10 बार बॉल फेंक देता तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो जाती, है ना। तो 1 सेकंड में वो पर्टिकुलर रिपीटेटिव वर्क कितनी बार किया जाएगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ बॉल फेंकने की फ्रीक्वेंसी 1/2 सेकंड है, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों, ये भी रुका हुआ है, मान लो ए रुका हुआ है और बी भी रुका हुआ है, तो बी जो बॉल कैच करेगा तो उसके कैच करने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बी के बॉल कैच करने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? बोलो, मतलब इतना ही रहेगा या फिर बदल जाएगा? चलो उतना ही रहेगा, हाफ ही रहेगा। अब सपोज करो बी बॉल कैच करते हुए ए की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, तो बताओ अब बी को जल्दी जल्दी कैच करना पड़ेगा, या फिर जिस रफ्तार से कैच करना था उसी रफ्तार से कैच करना पड़ेगा, या फिर स्लोली कैच करेगा? बस मुझे इतना बता दो कि बी को अब कैच करने में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसे जल्दी जल्दी कैच करना पड़ेगा, या फिर हर एक 2 सेकंड में एक बॉल कैच कर ले रहा था उसी तरीके से कैच करेगा वो, या फिर अब उसकी कैच करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाएगी जब बी उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया? फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। बदल जाएगी, बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। मतलब बढ़ेगी। बढ़ेगी। पहले उसके 2 सेकंड में एक बार बॉल मिल जाया करता था, तो अब जो है 2 सेकंड से कम समय में बॉल मिलेगा कि 2 सेकंड से ज्यादा समय में बॉल मिलेगा, या फिर 2 सेकंड में ही बॉल मिलेगा? फेंकने वाला का चेंज नहीं हुआ है, फेंकने वाला अभी भी 2 सेकंड में ही फेंक रहा है, फेंकने वाला अभी भी 2 सेकंड में ही फेंक रहा है। तो बी जो बॉल कैच करेगा वो हर 2 सेकंड में कैच करेगा कि 2 सेकंड से कम में कैच करेगा, या 2 सेकंड से ज्यादा में कैच करेगा, जब वो कुछ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? कम में कैच करेगा। कम में कैच करेगा ना। इतना कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। है ना। देखो हुआ क्या कैसे समझो कि जब ये मूव करने लगेगा तो क्या होगा? पहले मान लो इस बॉल फेंका गया, इस बॉल को यहां तक आने में कुछ समय लगा होगा, ठीक है, इस बॉल को यहां तक आने में कुछ समय लगा होगा, और जब ये बॉल हाथ में रहा होगा तो दूसरा बॉल, ये जब ये बॉल मान लो हवा में रहा होगा या ये कैच कर लिया होगा, तो दूसरा बॉल चल चुका होगा या चलने वाला होगा, उसको भी आने में कुछ समय लगेगा। लेकिन एक बॉल फेंका गया और उसके बाद जो दूसरा बॉल जो भी यहाँ का समय लेगा, तो उसका अंतराल जो हो जाएगा, मतलब दोनों का अंतराल जो हो जाएगा वो 2 सेकंड हो जाएगा। लेकिन जब ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? देखो
वो अंतराल धीरे धीरे कम होने लगेगा कि पहला बॉल जब फेंका गया उसके बाद जो बॉल पहला बॉल मान लो यहाँ कैच किया गया तो उसके आने का समय रहा होगा यहाँ पे, और फिर जब दूसरा बॉल फेंका गया तो अब वो उसके नजदीक चला गया, वो उसको पहले ही कैच कर लेगा कि नहीं। तो अब जो है इसको कम समय में बॉल मिल जाएगा, मतलब अब इसके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब यस सर। अब इस आदमी को हटा दो और ये समझो कि कोई वेव का सोर्स है, और बॉल जो फेंक रहा है तो यहां से वेव फ्रंट फेंक रहा है, ये क्या फेंक रहा है? वेव फ्रंट फेंक रहा है, ठीक है। तो उस वेव फ्रंट का अपना फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा। तो जैसे जैसे मान लो ये बी खड़ा है, तब तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये फेंकेगा वही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, लेकिन जब ये मान लो इसकी तरफ बढ़ने लगा और या इससे दूर जाने लगा, जब इसकी तरफ बढ़ने लगेगा या इससे दूर जाने लगेगा तो ये फेंकेगा कोई और फ्रीक्वेंसी और इसको सुनाई देगा या इसको दिखाई देगा, या ये जो वेव सेंस करेगा उस वेव सेंसिंग की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इस ऑब्जर्वर के लिए चेंज हो जाएगी। इतना चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो यहां जो ये सोर्स जो फ्रीक्वेंसी फेंक रहा है ये तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ये जो सेंस करेगा वही एपरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यही जो सोर्स वेव एमिट कर रहा होता है किसी फ्रीक्वेंसी पे, और ऑब्जर्वर जो उसको कैप्चर कर रहा होता है, अगर इन दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो जाए, या तो ऑब्जर्वर मूव करे या ऑब्जेक्ट मूव करे, तो क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स फेंकेगा, है ना, उससे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। मतलब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी फेंका गया कि मान लो ये फेंक रहा है 2 हर्ट्ज की रफ्तार से और ये सुन रहा है 4 हर्ट्ज की रफ्तार से या 5 हर्ट्ज की रफ्तार से, इसको कैच कर रहा है, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा 3 हर्ट्ज, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा ये। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट क्या कहा जाएगा कि जब कभी भी सोर्स ऑफ वेव एंड ऑब्जर्वर ऑफ वेव के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, है ना, या फिर अगर वो मैकेनिकल वेव है तो उसके बीच में मीडियम है, वो मीडियम भी अगर चेंज हो लगे, मूव करने लगे, तो क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स के द्वारा इमिट किया जाएगा उसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, और इसी फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये साउंड में बड़ा इजीली इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हम मान लो बस स्टॉप पे यहाँ पे खड़े हैं और बस यहाँ से आ रहा है, तो जब बस हॉर्न बजा के आ रहा होता है, बस जो है हॉर्न बजा के मेरी तरफ आ रहा होता है, तो क्या होता है? हाँ ठीक है, तो जो आ रहा होता है तो ये हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी होती है, तुमने क्लियरली ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो तुमको साउंड सुनाई देगा हॉर्न का, नजदीक आते मतलब दूर रहेगा उस समय का साउंड, और नजदीक आते जब वो साउंड आएगा, वो साउंड का जो तुमको पैटर्न कह लो या तो साउंड की जो इंटेंसिटी कह लो, वो तुम्हें अलग कुछ सुनाई देगी। दूर रहने पे साउंड कुछ अलग तरीके से, और जब नजदीक आते जाएगा तो उसमें साउंड तुमको कुछ अलग तरीके से सुनाई देगा, ठीक है। और इसमें इंटेंसिटी का तो फर्क होता ही होता है, साथ में फ्रीक्वेंसी का ही फर्क होता है। क्लियर है ये? किसमें दिक्कत है? यस सर, क्लियर है। हाँ, तो अब इसमें थोड़ा सा हेल्प लिया जाएगा, थोड़ा सा पीछे, कि साउंड वेव में तुम लोग पढ़े होंगे कि अगर ये मान लो सोर्स ऑफ साउंड है, ये अगर सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, और ये वेव फ्रंट यहाँ से साउंड वेव क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है, ये यहाँ साउंड वेव इमिट कर रहा है, और सपोज कर लो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है, v जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, v नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर है, सोर्स रुका हुआ है, सोर्स फिलहाल रेस्ट में है, ठीक है, ऑब्जर्वर है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा उसका क्या फॉर्मूला होगा? जरा मुझे बताओ इससे पहले। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा इसका क्या फॉर्मूला होगा?
बोला जाए। डॉपलर इफेक्ट में साउंड वेव में ये बताया गया होगा, इसको डिटेल में पूरा निकाल के कैसे आता है, ये कहाँ से आता है, ये बताया गया होगा। तो मुझे बस इस फॉर्मूले की जरूरत है, क्योंकि बस यही 2-3 फॉर्मूला है जिसके हेल्प पे हम ये लाइट में डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूला को निकाल लेंगे। तो ये क्या फॉर्मूला होगा? इसमें ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए फॉर्मूला एक होता है, और एक होता है कि ऑब्जर्वर सोर्स से दूर बढ़ रहा होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो हम पूछ रहे हैं कि ऑब्जर्वर जब सोर्स की तरफ बढ़ रहा होगा तो क्या फॉर्मूला होगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी का? ओके, ना ना ना, वो गलत है। वी नॉट माइनस वी, टी क्या है इसमें? टी तो कुछ हम दिए ही नहीं है। और v नॉट v माइनस टी, v को वेलोसिटी मान ले, t को टाइम मान ले, तो वो तो डिस्टेंस हो जाएगा ना, फ्रीक्वेंसी पूछना है। याद है या नहीं ये, या फिर ये समझा हुआ है कि नहीं? क्योंकि इसमें बस फिजिक्स जो है वो तो समझने की चीज है मैक्सिमम, ये समझा हुआ है कि नहीं है कि ये कैसे निकलता है? बोलो जल्दी बोलो, आज इसको हमको खत्म करना है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। आज वेव ऑप्टिक्स खत्म करना है। ये फॉर्मूला याद है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये कैसे आता है ये समझा हुआ है कि नहीं है? ऐसे चुप रहने से तो फिर क्या होगा, समय पास होते जाएगा। तो बोलो। नो सर, नहीं आता है। अच्छा, तुमको, बाकी लोग को चलो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, शायद उससे कुछ याद आ जाए। फॉर्मूला लिख देते हैं, v प्लस वी नॉट बाई v इंटू एफ एस। v प्लस वी नॉट बाई v, जहां v वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये v नॉट जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, एंड एफ एस जो है जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स एमिट कर रहा है। ये फॉर्मूला कब होगा? ये फॉर्मूला तब होगा जब ऑब्जर्वर, मान लो यहाँ सोर्स है और सोर्स रेस्ट में है, सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ बढ़ रहा है, तब जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सेंस करेगा, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें ये फॉर्मूला होगा। और सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर उससे दूर जा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है लेकिन उससे दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, तब फ्रीक्वेंसी घट जाती है। ये देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, यहाँ क्या है देखो, यहाँ पे है v प्लस वी नॉट बाई वी। अब नीचे तो, ऊपर भी वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड, और इसमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एड अप हो गया। मान लो वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखते हैं 360 मीटर पर सेकेंड, और 10 मीटर पर सेकेंड हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है उससे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और जब ये इससे दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है, और उसमें फॉर्मूला v माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ एस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला से काम चल जाएगा, या फिर ये कैसे आया ये बताना पड़ेगा। क्योंकि ये साउंड में मेरे ख्याल से ये बताया गया होगा। ये फॉर्मूले से काम चल जाएगा, या फिर मुझे फॉर्मूला कैसे आया बताना पड़ेगा। बोलो, जवाब दो, चुप होके बैठ जाते हो बिल्कुल। आवाज आ रही है सर मेरी? हो जाएगा फॉर्मूला से, ठीक फॉर्मूला है, से तो हो जाएगा। खाली हम ये फॉर्मूला बता देना, खाली कि इसको डिस्क्राइब तो नहीं करें ना। चलो फिर खाली फॉर्मूला बता देते हैं, और इसी फॉर्मूला के रेफरेंस से फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो अब नोट्स जो लिखोगे उसको लिखना शुरू करो। जैसे कि लिखोगे यहाँ डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। तो पहले डॉपलर इफेक्ट क्या होता है इसको लिख लो। लिखोगे कि व्हेनेवर
whenever there is relative motion between source of wave, अब ये जनरल वेव की बात कर रहे हैं, साउंड, लाइट, एनी वेव, एंड द ऑब्जर्वर, then the frequency of wave received by observer is different from frequency of wave emitted by source. This apparent change in the frequency of wave due to relative motion between source and observer is termed as Doppler effect. हो गया? हटाएं इसको, लिख लिए? अब एक चीज ध्यान रखना, ये इफेक्ट इजीली तब हम सेंस कर पाएंगे जब जो भी वेव की स्पीड है और जो सोर्स या ऑब्जर्वर की स्पीड है ना, तो जो रिलेटिव मोशन होगा वो, या जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब कि ठीक ठाक वेलोसिटी होगी, बहुत कम में इसको हम सेंस या ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो हम एग्जांपल करें, साउंड वेव की बात करें कि 360 मीटर या 340 मीटर पर सेकेंड साउंड की स्पीड होती है, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर चला जाता है। और अगर चलने वाला उसमें अगर मान लो 1 सेंटीमीटर का पर सेकेंड के हिसाब से हो, तो ये तुरंत इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो चेंज हो जाएगा ना, वो चेंज इतना अधिक नहीं होगा जिससे वो उसको डिफरेंशिएट कर पाए वेव को। हटाए इसको, अब इसको हटाया जाए? यस सर। ओके, तो इसमें हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ साउंड वेव, इसी में हम ये सारा फॉर्मूला बता देते हैं। साउंड वेव के केस में ये मान लो सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो इसमें हम लेते हैं केस फर्स्ट। इसमें सोर्स क्या है? रेस्ट में है, और ऑब्जर्वर जो है मोशन में है टुवर्ड्स सोर्स, इस तरीके से है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व किया जाएगा, ये जो हो जाएगा v प्लस v0 अपॉन v इंटू जो फ्रीक्वेंसी फेंका जाएगा। अब ये क्या है? ये है f ऑब्जर्व जो है, ये फ्रीक्वेंसी
ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, ये जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया गया। v क्या है? तो ये वेलोसिटी ऑफ वेव है। वेव कौन सा? साउंड वेव की बात कर रहे हैं। v क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर या स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ वेव कह लो, वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन तो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के अलॉन्ग ले रहे हैं, तो इसमें हम कह देंगे स्पीड ऑफ वेव, एंड ये है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। एंड एफ जो है, ये एफ जो है ये फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय सोर्स है, सोर्स या कह लो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें कैसे ये मूव कर रहा है? तो ये इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग है, इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग है, और ऑब्जर्वर जो है इसी लाइन पे, इसी के अलोंग v नॉट वेलोसिटी से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, v नॉट वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, तब ये फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्व करेगा ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। केस फर्स्ट, इसी में हम केस सेकंड लेते हैं। केस सेकंड, इसमें क्या हो जाएगा कि सोर्स है, ये रेस्ट में है, सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर है, ये मोशन में है, मोशन में है, बट ये क्या है? अवे फ्रॉम, ये है अवे फ्रॉम सोर्स, अवे फ्रॉम सोर्स, सोर्स से दूर जा रहा है। कैसे? तो इसका जो लाइन ज्वाइनिंग है, मतलब इसे दूर जाना है, इसे लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जाना है इसमें। मान लो इधर जा रहा है, v नॉट स्पीड से जा रहा है, तो उस समय में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो जाएगा, ऑब्जर्व जो हो जाएगा, ये v माइनस वी नॉट अपॉन v इंटू एफ कह देंगे। अच्छा, मान लो इसमें अगर ये जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग नहीं जा रहा होता, इसकी वेलोसिटी अगर ऐसे होती, जो लाइन ज्वाइनिंग से कुछ एंगल बना रहा होता, ये थीटा एंगल बना रहा होता, तब हम v नॉट लेते कि v नॉट कॉस थीटा लेते। v नॉट cos थीटा। हाँ, ध्यान रखना, जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वही लिया जाएगा। तो ये सारी चीज डिटेल तुमको वेव थ्योरी में बताई गई होगी, वहां से रिफर कर लेना, यहां तो हम जो जरूरी है बता रहे हैं। ये दोनों फॉर्मूला ठीक है? यस सर। अच्छा, एक दो केस और हो सकता है कि इसमें क्या कर दो, इसमें ऑब्जर्वर को रेस्ट में रख दो और सोर्स को मूव करा दो, ठीक है? तो नेक्स्ट केस लेते हैं हम लोग, हटाए ना इसको। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट केस लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड, इसमें जो सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है और इनका लाइन ज्वाइनिंग इस तरीके से दिया गया है। केस फोर्थ का ही बना लेते हैं। ये दूसरे केस का है, केस 4 का बना लेते हैं, सोर्स ऑब्जर्वर। अब इसमें क्या है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, इन दोनों केस में ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स मूव कर रहा है। तो एक केस में सोर्स नजदीक आ रहा है और एक केस में सोर्स इससे दूर जा रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी दी गई है तो vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, बाकी सारी चीज वैसा ही है। ये जो है ये है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स इस तरीके से दिया गया है। अब जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, ये वैल्यू जो हो जाएगी v अपॉन v माइनस vs इंटू एफ के इक्वल हो जाएगा। अगेन ये चीज जो है तुम देख सकते हो 1 से बड़ी है, इसलिए जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा वो जो एक्चुअल है उससे ज्यादा हो जाएगा, और इस केस में फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, तो ये वैल्यू जो आ जाती है v माइनस v अपॉन v प्लस, ये वैल्यू आ जाती है इसमें।
अब ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, इसलिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व जो हो जाएगा ग्रेटर देन एफ हो जाएगा, और इस केस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो स्मॉलर देन एफ हो जाएगा। ठीक है ये ठीक, किसमें दिक्कत? ठीक है सर। ओके, अगर मान लो दोनों मूव करे तो, या सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे, दोनों मूव करे, उसके इसमें क्या हो जाएगा, तो उसका एक फाइनल कंबाइंड फॉर्मूला लिख देते हैं। उसका एक फाइनल कंबाइंड फॉर्मूला लिखते हैं कि ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है ये हो जाएगा v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय v माइनस प्लस वी नॉट अपॉन सॉरी वी एस, क्या हो जाएगा वी एस इनटू एफ के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, ये भी तुम लोग को बताया गया होगा, वहां से डिटेल देख लेना। तो एक चीज तुम गौर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसमें एक चीज ध्यान से गौर करो, एक चीज ध्यान से गौर करो, इन दोनों ही फॉर्मूले में एक जो स्टार्टिंग के दो केस लिए गए थे उसमें सोर्स रेस्ट में था और ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, वहां फ्रीक्वेंसी जो है, और दूसरे केस में इसमें ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स मूव कर रहा है। तो यहां जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है और इधर जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, दोनों में सेम है कि अलग अलग है? दोनों में ये चीज सेम है या अलग अलग है? मतलब ये फॉर्मूला और देखो इस केस में क्या था, इसका केस फर्स्ट लो, सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, या फिर ऐसे कहो, यहाँ पे हम नेक्स्ट ये लेते हैं एक एग्जांपल, सोर्स रुका हुआ है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये एंड ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, दोनों में ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सेम होगा कि अलग अलग होगा? दोनों में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सेम होगा कि अलग अलग होगा? अगर वेव स्पीड तुमको 340 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी मान लो 100 हर्ट्ज दी गई है, तो दोनों में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग होगा। पक्का ना? कैसे? ये वाला जो केस है ये केस फर्स्ट है, ये वाला जो केस है ये केस फर्स्ट है, इसमें देख सकते हो ये फॉर्मूला है, एंड सेकेंड वाला जो केस है ये केस थर्ड है, इसमें ये फॉर्मूला। क्लियर? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब पहला वाला जो बनेगा, ये वाला जो बनेगा, इस केस में ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा v प्लस वी नॉट v इंटू एफ हो जाएगा। इस केस में जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा v अपॉन v माइनस वी एस अपॉन एफ हो जाएगा। तो तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसमें जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगा वो और इसमें जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आएगा वो दोनों अलग अलग होएगा। नहीं, कैलकुलेट करके देख लो ना, यहीं पे यहीं कैलकुलेट करके देख लो। पहले वाले केस में कितना आ रहा है, तो लिखोगे 340 प्लस कितना 10 बाई 340 इंटू 100 लिख दोगे पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या लिखोगे, 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 10 इंटू 100।
अब इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, तो इसको कैलकुलेट करके आएगा 350/340 इंटू 100, ठीक है। और इस केस में कितना आएगा, इस केस में आएगा 340/330 इंटू 100। ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, ये कट कर दो, ये कट कर दो, ये आ गया 35/34 इंटू 100 और ये आ गया 34/33 इंटू 100। 35/34 एंड 34/33 दोनों सेम वैल्यू होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग है ना, क्लियरली अलग अलग दिख रहा है। जरा इसको कैलकुलेट कर देते हैं तुमको एग्जैक्ट दिखाने के लिए कितना आएगा। तो 35/34 जो आएगा ये आएगा 1.029 के आसपास इंटू 100 आएगा, एंड 34/33 जो आएगा ये आ जाएगा 1.030 के आसपास। इसमें इसको जब सिंप्लीफाई करोगे 3 डिजिट तक ले लो तो ये आ गया 1.02 इंटू 100 और ये आ गया 1.03 इंटू 100। तो ये आ गया 102 हर्ट्ज सुनाई देगा और इसको 103 हर्ट्ज सुनाई देगा। ये देखो दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यस सर, आगे सर। ये चीज समझ में आया ना? अच्छा, इसी चीज में हम थोड़ा और आगे कैलकुलेट करेंगे, अब तब मुझे फर्क बताना। ओके, नेक्स्ट सेशन में एंट्री किया जाए। ये 2 सेशन खत्म हुआ।